कौन ऐसा आदमी नहीं जानता था कि यहाँ पर शराब मिलती है, जब बाहर लिखा हुआ है ये बार है और हम आपसे 100% पैसा लेकर, हम फ्री में नहीं बांट रहे। इट्स नॉट अ भंडारा। भंडारे में तो हम बुला करके लोगों को खाना खिलाते हैं ना। 25 जुलाई 2025 को जब उल्लू टीवी ऐप बैन हुआ, जी। तमाम और सारे ऐप्स भी बैन हुए जी। उस दिन को आप याद करते तो क्या सोचते हैं, बैन करना ठीक था या नहीं था? उल्लू का जो टर्नओवर अगर मैं देखूं तो स्टील के सामने तो 5% भी नहीं है। लेकिन पहचान आपको ज़्यादा यहाँ मिली। भक्त भागवत है, 6 साल का बच्चा वही है। मैं सोचूं। नहीं जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। मतलब तो आपका है फोकस कि पूरा आरएसएस पूरा भी पूरा आए। हम नहीं है, लेकिन आज क्या किसी में नहीं है जो हिंदुस्तान में, तो बाकी एप्लीकेशंस तो चल ही रहे हैं। मन में मलाल आता है रात को सोते वक्त किस चीज का? कि मैंने इस तरीके का कंटेंट बनाया। ओटीटी की दुनिया के बड़े चेहरे विभू अग्रवाल मेरे सामने मौजूद हैं, जो उल्लू टीवी के फाउंडर हैं। अतरंगी और हरिओम जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स उनके मालिकाना हक में आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप लखनऊ के रहने वाले हैं जी। क्या आपने इसी वजह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की जिससे आप छोटे छोटे शहरों को कवर कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली मेरा तो बिज़नेस और है, कुछ स्टील का, सीमेंट का, और हम लोग एक मिडिल फैमिली से आते हैं। और हमारा लखनऊ में हमारे फोरफादर्स वगैरह काफ़ी साल पहले आ चुके थे यहाँ पर। तो रहने वाले तो हम लोग मेरठ के पास से थे, जो फोरफादर्स 150 साल पहले लखनऊ आ गए। और उसके बाद हम यहाँ से फिर क्योंकि मेरे यहाँ से, मेरे घर से तो कोई भी ख़ानदान से कोई बॉम्बे नहीं आया कभी भी। ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आज भी मैं बॉम्बे में जब रहता हूँ या आता हूँ या बैठता हूँ, लोगों के साथ मीटिंग्स करता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे लिए आज भी एक सपना है। क्योंकि इंडिया में बॉम्बे जो है वो न्यूयॉर्क है। Really? तो हर आदमी को न्यूयॉर्क में आना है, अपना घर बनाना है, यहाँ रहना है। और आज भी हम किसी पार्टी शादी में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन होता है, अच्छा बॉम्बे से हैं? हाँ। तो एक जो गर्दन होती है वो टेढ़ी हो जाती है। 2 मिनट के लिए आदमी शू से लेके और सर तक देखता है आंखों में और चमक। स्कैन करता है कि अच्छा ये बॉम्बे से रहते हैं, तो ऐसा लगता है ये कोई दूसरे देश के कोई एलियन आ गए हैं यहाँ पर। तो वो एक अच्छा फील भी होता है, नो डाउट, और बहुत अच्छा लगता है अपने को कि एक अलग इम्प्रेशन होता है। फिर खुसुर फुसुर चालू हो जाती है, अरे पता है ये बॉम्बे से आए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बट मैंने 2011 में 12 में एक फ़िल्म बनाई थी यहाँ पर, बात बन गई, जो थिएटिकल रिलीज़ मैंने करी, करीब 474 थिएटर्स में रिलीज़ करी। टीपी अग्रवाल जी जो इम्पा के प्रेसिडेंट हैं थे, मतलब, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। बट जैसे हर फील्ड में एक आपको कहते हैं एजुकेशन फ़ी देनी पड़ती है। तो वो चाहे आपकी किसी भी फील्ड पे हो, मैं इस इंडस्ट्री को नहीं बोलूँगा, तो इस इंडस्ट्री में भी आपको एक एजुकेशनल फ़ी पे करनी पड़ती है। तो वो एजुकेशनल फ़ी मेरी थी फ़िल्म बनाना। और उस फिल्म के दरमियान जितने भी लोग आए मेरे अपनी उस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसमें एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा था, एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा था। और मुझे कोई भी ABCD नहीं पता थी, बट मेरे मन में आया क्योंकि मेरा स्टील का काम है, मेरा स्कूल है, मेरा सीमेंट का काम है। सो मेरे पास ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने सोचा मेरा न्यूज़पेपर है, सो बिज़नेस लिंक के नाम से, जो मैं पहला इकोनॉमिक टाइम्स के तर्ज पे मैंने बनाया 2012 में। सो ये सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे लगा कि एक फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए। जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उस वक्त एड लैब्स था रिलायंस का उसमें इन्वॉल्व, तो ये सारे लोग वहाँ पर जब थे, तो मुझे लगा कि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे भी एक बार अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने चाहिए या बनाने चाहिए। तो मैं उस ट्रेड पे आया और मुझे बहुत बड़ा नुकसान लगा उसमें, जो कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लूट लिया गया यहाँ पर। हाँ, मतलब एक होता है कि आप 100 रुपये जा कर के आइसक्रीम ख़रीद के खा लें,
तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। आपने आइसक्रीम खरीदी और खा ली, बट अगर 5 रुपए आपके पॉकेट से गिर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कि वो व्यर्थ चले गए। क्योंकि वो व्यर्थ चले गए। आपको पता लग गया कि अरे ये तो वो एक ठगा सा महसूस होना ये सभी के लिए है। क्योंकि मैं कई बिल्डर्स से मिला जो दिल्ली में और नोएडा में थे, क्योंकि मेरे स्टील से इन लोगों के ताल्लुकात मेरे थे, जो बड़े बड़े दिल्ली में आपके बिल्डर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। सो इन लोगों ने भी फिल्मों में हाथ पैर डाले अपने, बट उनका ये कहना है कि प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल तरीके से नहीं देखा जाता है। इंसान आया, पैसे इन्वेस्ट किए और ये लोग उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, या जो भी करना होता है वो करके, या लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं। बट ये जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ नहीं होता। हाँ, आपका लगभग कितना नुकसान हुआ था उस वक्त, और आप इनिशियल स्टेज में थे, मतलब अपनी सक्सेस के या अपनी जर्नी के? मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, मतलब आप समझिए मैं इस फील्ड में पहली बार घुसा था। वो मेरा पहला स्टेप था। सो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कैसे स्क्रिप्ट होती है, कैसे स्क्रीन प्ले होता है। मैं यहाँ आता था हफ्ते में 3-4 दिन के लिए। मैं जहाँ रुकता था, मैं जहाँ आता था, जिस ऑफिस में बुलाया जाता था, सो मैं बहुत ही क्वाइटली बैठ करके सिर्फ सुनता था, ऑब्जर्व करता था। बिकॉज वहाँ मैं कोई भी ऐसी बात अगर मैं बोल दूँ तो बोलने के बाद उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि सामने वाला बेवकूफ़ ना समझे कि आपको कुछ आता नहीं है और आप ज़बरदस्ती इंटरवेन कर रहे हो। तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, और सामने वाला अपनी बातें करता रहता था, मैं सिर्फ स्टोरी सुनते लेता था, या उसमें थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होती थी वो सुन लेता था। एक आध बार बोलने की भी कोशिश करी तो उस पर हमारे डायरेक्टर महोदय बड़े नाराज़ हो गए कि आपको पता है क्या कैसे क्रिएटिविटी होती है, आप क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा आउटलुक है, ये आपने मुझे हायर किया है तो मुझे अपने हिसाब से बनाने दीजिए। बट वो काफ़ी फिल्म सुपर फ्लॉप हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो बनाई गई थी और जिस तरीके से उसको रखा गया था। कास्ट कौन कौन थी उसमें? अली फजल थे, ओके, और अमृता रायचंद थी, गुलशन ग्रोवर थे, और भी कुछ कास्ट थी, बट ये फेमस कास्ट रही उस वक्त। अच्छा, उल्लू की शुरुआत पे मैं जानना चाहूँगा, ये शुरुआत जब आपने की तो किस सोच के हिसाब से की थी कि जिस तरीके से नेटफ्लिक्स अपना दायरा बढ़ा रहा है, अमेजॉन प्राइम बढ़ा रहा है, उस लिहाज से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसीलिए सुनाई क्योंकि वो ही उसी का ही अक्स है ये। हाँ, तो इसमें है क्या कि जब मुझे नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद मुझे लगा कि मेरे जैसे ऐसे कितने ही लोग मुंबई आते होंगे और आ कर के बर्बाद होके चले जाते होंगे। मैंने तो फिर भी कोशिश करके फिल्म थिएटर तक पहुंचाई। कुछ लोगों की तो फिल्में बन करके डब्बे में पड़ी हुई हैं, करेक्ट, वो रिलीज़ ही नहीं हुई हैं। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एप्लीकेशन का निर्माण किया, और उसमें ये सोच के किया कि जो लोग वो फिल्म रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे मकान बनाना स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, उसकी फिनिशिंग करना अलग चीज़ है और बहुत महंगा सौदा है वो। वैसे ही फिल्म है, फिल्म बनाना बहुत इजी है। अगर एक फ़िल्म बनाने में आपका 1 करोड़ रुपए लग रहा है तो फिल्म रिलीज़ करने में आपका 5 करोड़ रुपए लगेगा, अच्छी तरीके से, जब थोड़ा सा चर्चा में आएगा, बज़ में नहीं आएगा, सिर्फ चर्चा होगी कुछ लोगों के बीच में। तो कंसर्न वही है कि कुछ लोग वो 5 करोड़ रुपए खर्च करते करते ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस हो चुका होता है कि वो हम फंस चुके हैं। वो 1 करोड़ का पॉकेट में रख के अगर हिसाब लाते हैं तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च हो चुका होता है। तो उस फिल्मों को रिलीज़ करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पर लोग अपने 10-20 रुपए टिकट लगाएं और टिकट लगा करके चीज़ों को देख सकें, क्योंकि हर तरीके के वैरायटी ऑफ कंटेंट आते हैं। तो और लोग बनाने के बाद भी उसको, ऐसा नहीं है, उनका एक मंशा होती है कि इसको हम यूट्यूब पे ना डालें, थोड़ा वेट कर लें, फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो फिल्म बनी, डब्बे में पड़ी हुई है, अब वो भुवनेश्वर से आए हैं,
कश्मीर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, जयपुर से आए हैं, वो वहीं के वहीं पे ही चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। अब उनको ध्यान ही नहीं है कि मैंने कोई फिल्म बनाई थी, क्योंकि अब वो फर्दर जो है फंसना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अब यार इसको रिलीज़ करने जाएंगे तो 3-4 करोड़ रुपए और खर्च हो जाएंगे। एनीवे, सो वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया था कि आपने फिल्म बनाई है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म लगाइए। और मेरा जो कथन था उस वक़्त बनाने का कि आई एम मेकिंग अ इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप अपनी फिल्में देंगे और हम उसको टी वॉट पे चलाएंगे एज ए रेंटल बेसिस। आप 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, जिनको भी देखना है वो देखें और पे करके वो फिल्म देख करके एज ए सब्सक्रिप्शन मॉडल भी सोचा था मैंने कि वो देख करके वो चले जाएं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने पर। बट वो चीज़ जब मैंने स्टार्ट करी, जब ऐप बनाया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ़ी मैंने पे करी दैट वाज फॉर फीचर फिल्म ओनली। बट जब OTT बनाया तो मैंने उसके लिए 3 बार फ़ी पे करी। मतलब उसमें भी मुझे कुछ ऐसे लोग लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा ऑलरेडी स्टील का प्लांट है और मैं स्टील में बहुत बिज़ी रहता था। मेरा उसके अंदर काफ़ी काम था, टेंडर वर्क, ये वो, उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ता था। इट्स अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ बॉम्बे सिर्फ 3-4 दिन के लिए आता था और उसके बाद वापस चला जाता था दिल्ली, लखनऊ, कैलकाटा, क्योंकि मेरा बेस कैलकाटा ज़्यादा रहा स्टील के दौरान। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला, अरे सर हम आपके लिए OTT के लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये करते हैं। तो एज ए ट्रायल बेसिस मैंने उनको कई चीज़ें दी कि आप बना के लाओ, आप करके लाओ। उन्होंने कई लोगों से मिलवाया, बट कोई हमको अच्छे लोग नहीं मिले। इन 2017 फिर मैं पर्सनली आ कर के बॉम्बे रहा, मैंने चीज़ों को समझा और समझने के बाद मैंने निकाला कि इस तरीके का हमको वर्किंग करनी चाहिए, जिसमें, क्योंकि डे 1 से 2014 पे 13 में मैंने फिल्म रिलीज़ करी, 14 में मैं अपने यहाँ वापस चला गया, 15 में आई ट्राइड फेल्ड, 16 आई ट्राइड फेल्ड, 17 आई पर्सनली केम हेयर एंड अगेन स्टार्टेड कि हम कैसे इसको दोबारा से डाल सकें। बट विजन 2015 से ऐसे ही था कि जो फिल्में बनाते हैं वो फिल्म यहाँ पर अपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू रिलीज़ कर सकें। मतलब आपने खुद कमान संभाली तब ये चीज़ें आगे बढ़ पाई। आपकी फिल्म्स, अगर मैं सिर्फ उल्लू की बात करूँ, कितना बजट रहता था शुरुआती दिनों में, और फिर उसकी कमाई का जो ग्राफ था कहाँ तक पहुँचा? तो सर क्या है कि जैसे आज आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एंड ऑफ द एरा कह लीजिए, ऑफ उल्लू कह लीजिए इन इंडिया, आप केवल आज इस पे मत जाइए, क्योंकि तब हम जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास 180 डिग्री विजन था कि हम इसमें साउथ इंडियन मूवीज़ को भी लेके डब करेंगे। हमने उस वक़्त बहुत सी पांचाली और बड़े बड़े एक्टर्स को लेके सिंगारदान और इस तरह भी मूवीज़, कुछ वेब सीरीज़ बनाई। हमारा ये बिल्कुल भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि हमको नेटफ्लिक्स को बीट करना है या नेटफ्लिक्स को कॉम्पीट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और वैसे वाला हाल था कि इतने बड़े बड़े जाइंट्स अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स के बीच में हमने अपने आप को एक बहुत साधारण सा ऐप डाला, जिसके अंदर, क्योंकि उस वक्त केवल 5-7 एप्लीकेशन ही थे, ज़्यादा थे भी नहीं, और तकरीबन 2000 और 1000 रुपये, 2000 रुपये मुझे याद पड़ रहा है, 1999 अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन हुआ करता था पर एनम, एंड तकरीबन 800 रुपये हुआ करता था नेटफ्लिक्स का पर मंथ। तो उस दौर पे मैंने जब स्टार्ट किया, जब डेटा बहुत महंगा था और आईटी के लोग बहुत महंगे थे और ओटीटी एक बहुत अपने आप में बहुत ही हाईली सिक्योर्ड एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैंकिंग के बाद ये एप्लीकेशन आता था, क्योंकि कंटेंट करेक्ट चोरी होने का बहुत डर रहता था उसमें, तो उसकी सिक्योरिटीज़, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, उसको डेवलपमेंट, क्योंकि उतने डेवलपमेंट हुए नहीं थे। फिर गूगल, फेसबुक का भी काफ़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था, एप्पल ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को लाना। एज आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम ज़ीरो, बिकॉज आई एम नॉट अ इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट कि मैं उस फील्ड में जाऊँ। तो मैंने उसके क्लासेस लिए पर्सनली। ओके। हाँ,
खुद से सीखा पहले मैंने सीखा, तब आप डायरेक्शन देंगे। तब मैं आया। तो 2017 में जब मैं यहाँ बैठता था और कुछ लोग आके मुझे समझाते थे कि सर्वर्स, पॉप्स, ट्रांसकोडिंग, कैशे, ये कुछ भाषाएं होती थी जो मेरे सामने बोली जाती थी, एंड दे डिस्कस, मतलब उसमें टेक वर्ड होता था, मेरी तरफ से एक बंदा होता था, जो वो लोग डिस्कस करते थे तो वो बाउंस कर जाती थी बॉल। सो मैंने उसमें फिर एक बंदे को यहाँ पकड़ा जिसको मैंने 50,000 रुपीज़ फ़ी दी कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और मैं तुमसे सीखूँगा, ओके, तो तुम मुझे बताओ कि ए फॉर एप्पल कैसे है और बी फॉर बॉय कैसे ये है। क्या भाषा है? मेरे लिए डिकोड कर दो। क्योंकि मुझे बहुत टेक नहीं जाना था, मुझे है। बेसिकली एक बेसिक समझना था सही बात है। कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, अच्छा इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो ये बेसिक्स हमने नॉलेज उनसे ली। और वो नॉलेज लेने के बाद फिर मैं पर्सनली 2017 में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि कैसे मैं करूं, और मेरा मल्टीपल रुझान था अलग अलग फील्ड में कि मैं इसके अंदर योगा क्लासेस भी डालूं, मैं इसके अंदर और भी कई चीज़ें इसमें डालूं। तो मैंने उसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें दी कि इसमें ये भी डालो, इसमें लाइव शोज़ भी करो, इसके अंदर आप जो है साउथ इंडियन मूवीज़ को डब करके डालो, ये मल्टीपल चीज़ें थी। बजट लगभग कितना रहता था? फिर भी एक सवाल है ये। सो उस वक्त बजट पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, शुरू की बात अगर हम करें, बजट हमने नहीं किया था। और मैं आपको बता दूं, डे वन से जो वर्किंग होती थी वो हमारा एक विजन होकर के हम लोगों को दे देते थे, और ये बेसिकली एक एजेंसी होती थी जो ये होल्ड करती थी पूरी चीज़ें, वो ही बना के ला के देना, उनको करके देना, और उसके अंदर एवरीथिंग, मतलब स्टोरी राइटिंग से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के, एक्टर्स का चयन जो होता था, सब कुछ वो एक एजेंसी करती थी, जिसको हम लोग एक फिक्स अमाउंट दे करके उनको पे कर देते थे। ओके, 25 जुलाई 2025 को जब उल्लू टीवी ऐप बैन हुआ, तमाम और सारे ऐप्स भी बैन हुए जी, उस दिन को आप याद करते तो क्या सोचते हैं? बैन करना ठीक था या नहीं था? क्या आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको हम करेक्ट कर ले तो हमारा ऐप छोड़ दिया जाए, हम इसको बंद नहीं करवाना चाहते? सर मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार में तेजी मद्दी लगी रहती है, और मैंने लोहे का व्यापार किया है। लोहे में 50,000 रुपये टन का लोहा एक दिन में 20,000 रुपये टन पे आ जाता है। तो मुझे जो हाई रिस्क वाला जो बिज़नेस होता है, या लो रिस्क वाला बिज़नेस जो होता है, या जो बिज़नेस होता है उसके अंदर बंद हो गई चीज़ों में, तो वो एकदम से इम्पैक्ट आना या वो चीज़ को लगना, हाँ 1 मिनट को लगता है कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि कोई हमें नोटिस नहीं आया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पावर होती है। और मैंने पिछले, जब ये बंद हुआ उसके 1.5 साल पहले आई स्टेप डाउन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप। मैं उल्लू से एग्ज़िट हो गया था, बिकॉज मैंने हरिओम ऐप खोल दिया था, और मैं थोड़ा उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एक ऐसा ऐप, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्या है कि मैं एक बिज़नेस पे टिक नहीं सकता। अगर आप मेरी 1995 से अगर मेरी जर्नी अगर आप देखेंगे, तो आई स्टार्टेड द प्लाईवुड बिजनेस, आई सक्सीडेड, आई अर्न द मनी, आई सोल्ड कोल, आई सोल्ड सॉइल, आई सोल्ड स्टील, आई सोल्ड हार्डवेयर, आई सोल्ड पेंट, आई सोल्ड सीमेंट। सो मेरा, आई सोल्ड न्यूज़पेपर, आई सोल्ड स्कूल, मतलब नॉट सोल्ड कहेंगे बट स्कूल लगाया, चालू किया। सो मेरे साथ क्या होता है कि मैं कोई बिजनेस कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि अब ये हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट। तो आपको अभी किसी को पता नहीं है, मैं बहुत जल्दी अभी एक टेलीकॉम में जा रहा हूँ, जो 5 साल से मैंने उस पर रिसर्च करी है, और मैंने 32 कंट्रीज़ में उसको पेटेंट कराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। आप कहीं वॉरेन बफे को तो नहीं फॉलो करते हैं कि वो भी बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा खासा लेने के बाद मुनाफा फिर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं? देखिए, होना वही चाहिए। व्यापार जो है वो कहीं भी एक प्रकार से रुकता नहीं कभी भी। व्यापार में तेज़ी मद्दी के अलावा ये भी होता है कि आप एक बार मुनाफा निकाल लेते हैं तो वो मुनाफा निकल जाता है। हम लोग अभी एआई में घुसे हैं, तो एआई में 11 महीने से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अभी तो 12 महीने हो गए अगर मैं अप्रैल जोड़ लूँ।
तो मैं 12 महीने से वर्क कर रहा हूँ, मेरी एंटायर टीम, माई लीगल, माई कंटेंट, माई क्रिएटिव, माई डायरेक्टर, माई होल टीम इज़, मतलब दे हैव रिजेक्टेड कि नहीं भैया ये नहीं करना सर, ये चलेगा नहीं। बट आज हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो 12 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं पैरेलली। और यही तरीका है, जो एआई है वो एआई सिर्फ अब अगले 5 साल तक रहना है। मतलब आप उसमें ही जो आज की तारीख में एआई में आप कर लोगे, वो 5 साल बाद तो फिर छपाई होगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो जाएगा। करेक्ट। तो मेरा बिजनेस करने का तरीका यही है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जब ये बैन हुए 1 साल हो जाएगा, अभी आज अप्रैल ख़त्म होने को आ रहा है, अब मई जून जुलाई लगभग 1 साल लगभग 1 साल हो गया। सो 1 साल से पहले ही मैंने 1.5 साल पहले स्टेप डाउन कर दिया था। सो मैंने कुछ देखना भी बंद कर दिया था। नुकसान कितना हुआ आपका? नुकसान कोई नहीं हुआ मेरा। चाहते हैं दोबारा से आए वापस उल्लू? हाँ, मैं गवर्नमेंट को मैं अप्रोच करने की कोशिश मैं सोच रहा था करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि बाकी जो एप्लीकेशंस भी बंद हुए उससे तो खैर कोई इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ अ, अ, कुछ ऐप ऐसे थे जो काफ़ी मजबूत थे, हमसे ज़्यादा मजबूत थे, वो चाहते तो वो लोग भी कर सकते थे। बट क्या आप नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स बंद नहीं हुआ ना। एक वही मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन कि और था जो बंद हुआ हमारे साथ साथ। ऑल्ट। हाँ जी, जी। तो वो भी बंद हुआ। और मेरा इतना इंटरेस्ट अभी नहीं है कि ये ओपन हो, मतलब एज सच अगर मुझसे बोलें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन हैं, जो अतरंगी चल रहा है और हरिओम। हरिओम चल रहा है। और मैं अभी तक 95% अपना फोकस, अपना मनी और अपना अ, जो टाइम है वो पूरी तरह मैं इसमें अभी लगा रहा हूँ। तो ऑलरेडी इंटरनेशनली अवेलेबल है मार्केट में, और हमारे कुछ सिंडिकेशंस चल रहे हैं इंटरनेशनली। तो हम लोग ऑलरेडी करीब करीब 170 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, मतलब जो मेरी संज्ञान में है, और वहाँ वर्किंग होती है, लोग उसको डाउनलोड भी करते हैं, देखते हैं। जो मुझे पता लगता रहता है, क्योंकि बैठता हूँ, लोगों से मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड में नहीं भी हूँ, और बट बातें तो होती हैं, डिस्कशन तो फाउंडर तो होता आप ही ही है। हैं। फाउंड करने को फाउंडर बोलते हैं। हाँ, फाउंड कर दिया तो जीवन भर फाउंडर का ठप्पा लगा रहेगा। लेकिन जनक हैं आप, आपको तो याद ही किया जाएगा ना। वो हिस्ट्री में कह लीजिए लिखा हिस्ट्री में आप जाएगा। ही का नाम लिखा करेक्ट है, जाएगा, करेक्ट है। चाहे मैं सीईओ चाहता चाहे हूँ रोल कि चेंज हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी हिस्ट्री में ये नाम रहे रहे मतलब मैं ऑफकोर्स मैं आज कहीं भी जाता हूँ तो मुझे संबोधित विभू अग्रवाल करके किया जाता है। जब मैं बैठ जाता हूँ तो वापस से बोल दिया जाता है कि आप इनको जानते हैं कौन है। तो इन्होंने इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो वो बंदा वापस से खड़ा होता है और वापस से मुझसे हाथ मिलाता है कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो इतिहास में मतलब जाएगा। हमेशा लिखा नहीं जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। लिखने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, बट याद किया जाएगा और लोग अभी भी याद करते हैं। मैं कई जगह जाता हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, दुबई, अभी यूके गया तो वहाँ पर भी डिस्कशन हुआ, तो मीटिंग्स में कहा जाता है कि यू नो अबाउट, तो बहुत लोग जानते हैं मतलब। अच्छा, भले ही आपने स्टेप डाउन कर लिया था, लेकिन तब भी आपका हस्तक्षेप तो रहा होगा, और उल्लू नहीं। की कास्टिंग में आपका कितना हस्तक्षेप था? नहीं, मैं आपको बताया कि मैंने डे 1 से 2018-19 से जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं ये सारी एजेंसी को काम दिया जाता है। हमारे यहाँ से कोई कास्टिंग नहीं होती, कुछ मतलब नहीं आपने एक होती है। प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, प्लेटफॉर्म सेट आप कर अपना बना के लेके आइए, जो भी आप सौदा बना के लेके आए, यहाँ पर आप लॉन्च कीजिए। ओके, अब जैसे उसके नेटफ्लिक्स पीछे करता है जैसे सेम। नेटफ्लिक्स करता है, नेटफ्लिक्स आई थिंक बनवाता भी बनाता है, भी, उनके ओरिजिनल्स भी है, रहते हैं, बट उसको कई, जैसे अब धुरंधर रिलीज़ हुई तो धुरंधर उन्होंने बनी, हाँ। देखा, उन्होंने रिलीज़ कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। स्टेप डाउन होने के बाद आपके पास और भी काम है। मेरा स्टील का मैंने बताया कि बिजनेस बिल्कुल, है, बिल्कुल। मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, बैठना, सुनना, समझना। ऑटो पायलट मोड पे कोई चीज़ चल रही है और आपको लगता है कि अब ये एक लेवल पे आकर के स्टैग्नेंट हो गया है। बहुत सी फील्ड होती हैं जो रुक जाती हैं एक पे, उसके ऊपर ना आपका जो सेंसेक्स है वो अप एंड डाउन नहीं जाता, Up and down नहीं जाता। तो आपको लगता है कि अब हो गया, अब कुछ दूसरा देखना चाहिए, मतलब मार्केट इतनी ही है। और होता क्या है, जब आप कोई चीज़ नई डेवलप करते हैं, एज ए फाउंडर कह लीजिए, कोई भी चीज़ करते हैं, अगर वो ट्रेडिशनल नहीं है तो उसके बाद आपको लगता है उसके अंदर बहुत से लोग नकल करने वाले आ जाते हैं, जो आप चीज़ों को
भिनका देते हैं, बिकॉज उनको आता नहीं करना, उनको इतना ही पीस ऑफ केक चाहिए एंड दे आर सेटिस्फाइड। सो वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो आपकी सेल्स को कट करते हैं या दाएं बाएं करते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि अब हो गया बस, तो अब अभी स्टेप डाउन करो। आप अपने पूरे कंपनी में वीपी होते हैं या कंपनी में लीगल लोग होते हैं या कंपनी में क्रिएटिव लोग होते हैं, आप सबको एक सिस्टम बनाते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट का काम होता है, वो लोग हैंडल करते हैं उस चीज़ को। हरिओम ऐप जो आपका है वो किस तरीके से चल रहा है? मैंने देखा था आप एआई पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अभी आपने चर्चा भी की थी। किस तरीके से चल रहा है और क्या आप सोशल मीडिया के आस्था और संस्कार बन चुके हैं? सर बन तो नहीं चुके हैं, हाँ। बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे। और जिस तरीके से हमारा नॉट ओनली कंटेंट, मैं इसके अंदर अभी हम लोग पिछले 4-5 महीने से हम लोग इसमें एक सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। मैं 200 रुपये घंटे पे एस्ट्रोलॉजी दूंगा। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि आज बहुत से एस्ट्रोटॉक्स या एस्ट्रोलॉजी के कई ऐप्स हैं, तो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कैसा होता है कि आप 5 मिनट आइए और अपना फ्री है 5 मिनट के अंदर आप अपना डेट ऑफ टाइम बर्थ वगैरह देंगे, 5 मिनट बीत जाएंगे, उसके बाद बोलते हैं आप हर 5 मिनट पे आपके अकाउंट से 150 रुपये कटते जाएंगे, 200 रुपये कटते जाएंगे, जिसका जितना लेने की क्षमता है पैसे आपसे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 रुपये 150 रुपये आपके हर 5 मिनट पे आपका एक क्लॉक टाइम होगा, जिसमें ऑटोमेटिकली या तो फ़ोन कट जाएगा या आपसे कह दिया जाएगा कि आप 1000 रुपये डाल करके एक टिकट खरीद लीजिए और उसमें से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होते जाएंगे। तो आपने ट्राई नहीं किया इसलिए आपको आइडिया नहीं है, सो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों से सर चर्चा चलाई मैंने इस विषय में, तो लोगों ने बताया। दूसरा इसके अंदर मैं बहुत सी इसमें काउंसलर्स ला रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हैं। वास्तु दोष है? नहीं, वास्तु नहीं है, वो अलग ले रहे हैं आप? हाँ वो अलग है। वास्तु में हमारी टीम बोल रही थी कि सर जाना चाहिए, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिकली या तो एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस ले लीजिए, या आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना है, या बहुत से लोगों को कहना है भाई मैं पंडित पे विश्वास नहीं करता, मुझे तो यार किसी डॉक्टर से मिलाओ जो साइकोलॉजिकली मुझे समझ सके एज ए काउंसलर। सो वो मुझे समझेगा और मुझे बताएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं कुंडलियों पे विश्वास नहीं करता कि राहु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, मुझे वो समझाए, साइंटिफिक रीज़न बताए कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, तुम प्राणायाम करो या सुबह जल्दी उठो या तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो गलत है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने काउंसलर्स इसमें अपने इन हाउस बैठाए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मैंने इन हाउस बैठाए हैं। मैंने आपकी आइटनरीज, अगर आपको अयोध्या जाना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अयोध्या में जाऊंगा तो अयोध्या में मैं कहाँ उतरूंगा, कहाँ मैं दर्शन करूंगा, कौन से नंबर गेट से एंट्री मिलेगी, कहाँ पर वीआईपी पास मिलेगा, ट्रैवल प्लान भी पूरा ट्रैवल प्लान देंगे और ये ट्रैवल प्लान फ्री होगा। दिस इज़ ऑल फ्री। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी आपको बताया, ये 5 मिनट में 1 घंटे में लोगों के 1000 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये यूँ चले जाते हैं। मैं आपको इसमें 200 रुपये घंटे और प्लस इसके अलावा सब्सक्रिप्शन चार्ज दूंगा कि आप 500 रुपये या 1000 रुपये आप दे दो और महीने भर अनलिमिटेड बात करो। वो आप टेलीकॉम वाला इधर जोड़ दिया आपने बिजनेस। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, संतोष है। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली संतोष, कि आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा, पंडित जी ने बोला था ये काम 15 तारीख को हो जाएगा, आज तो 18 हो गई। आप वापस पंडित जी को फ़ोन करते हो, अरे बताओ भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं आपने तो बोला था। तो वो संतोष देते, नहीं नहीं चीज़ें आपकी बन रही हैं, हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखिएगा आप पिछले 3 दिन से कुछ चीज़ें आपकी बनी हैं। तो आप भी बोलोगे हाँ हाँ हाँ। अब 15 मिनट आपने बात कर ली, आधा घंटा बात कर लिया, आप संतोष हो गए, आपको रिलैक्स हो गया, आपको लगा नहीं, आपको एक बकअप मिल गया, एक बूस्टर मिल गया आपको। वो जो बूस्टर मिल गया, उस बूस्टर की वजह से आप चार्जअप हो गए और आप हफ्ते भर अब चला लोगे, वो एक गोली मिल गई आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि मीडिया में ऐसी चर्चा है लोगों को भी कि विभू अग्रवाल ने अपनी छवि को सुधारने के लिए उल्लू से जो बन चुकी थी, अब हरिओम लॉन्च किया है,
क्या ऐसा है वाकई तो में? मैं वो बिगाड़ता ही क्यों, मैं तो लोहे का काम कर रहा था बॉस, बहुत अच्छा काम था, बहुत बड़ा टर्नओवर था। मतलब उल्लू का जो टर्नओवर अगर मैं देखूं तो स्टील के सामने तो आई थिंक 5% भी नहीं है। लेकिन पहचान आपको ज़्यादा यहाँ मिली ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिसिटी। अब देखा जाए तो फिल्म मैंने बनाई, अगर देखा जाए तो लोग मुझे फिल्म से भी जानते थे, तो पब्लिसिटी करने की कहीं भी। अच्छा, अगर आप, मैं आपसे पूछूं आज की तारीख में मैं कौन सी पार्टी में दिखता हूं, कौन से वीरल बयानी पे दिखता हूं, कहीं आपने मुझे एयरपोर्ट से उतरते हुए नहीं या नहीं जाते नहीं, हुए? स्पॉटिंग आपकी नहीं देखी। कहीं नहीं है। हाँ। मैं हमेशा पर्दे के पीछे ही रहना पसंद करता हूं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चीज़ बनाई, हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी मैं सामने उठ करके नहीं आया कि नहीं नहीं हिट हो गई, ये मेरा श्रेय था, मैंने सोचा, मैंने ये बनाया, मैं रात रात भर जगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि जवानी के टाइम पे हमने खूब अय्याशी काटी लेकिन अब हम थोड़े धार्मिक हो गए हैं, सर, जैसे अपन लोगों को कहा जाता है अगर हम कहते हैं हम सामने भी कहाँ आए, मतलब होता तो वो टाइम तो निकल गया ना। ना। हाँ नॉट शॉर्ट टाइम, इट इज़ अ 7 years, हाँ। 7 साल रहा। लेकिन आपने 7 साल में बहुत बड़े तरीके से धमाके किए। बट मैं कहीं नहीं आया। अगर अगर मैं, लेकिन नाम तो आपका ही छपता था। ठीक है वो छपेगा ही छपेगा, वो एज ए फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से छपता था। बट मैंने, मेरे अगर स्टेटमेंट्स भी देखिए तो नहीं आते थे कहीं भी। मैं कहीं पॉडकास्ट नहीं करता था, बंद हुआ। मुझे कई लोगों ने संपर्क किया कि सर करना है, मैं था भी नहीं, मैं उस वक्त दुबई में था। कई बार कॉल आया, लोगों ने पूछा मुझसे कि ये है वो है, तो मैंने लोगों से बात करी बट मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करता हूँ। एक न्यूज़पेपर ने मेरा पूरा एक बड़ा आर्टिस्टिक फ़ोटो बना करके बड़ा अच्छा सा उसमें उन्होंने डाला मेरे बारे में कि पूरा पूरा मतलब मेरा पूरा बही खाता, पूरी कुंडली उन्होंने बना के डाली। सो मेरा कहीं भी वो नहीं था कि मैंने उल्लू ऐप इसलिए डाला क्योंकि मुझे फेमस होना था। ये मैंने आपको बताया फ्रॉम सिंस 1995 आई स्टार्टेड माय करियर। मैं कभी भी एक जगह रहता नहीं हूँ। मुझे, मेरी जो राशि है वो बहुत ही अलग तरीके की है। मैं बहुत जल्दी चीज़ों को वो करता हूँ, और मैं आज भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं आज भी रुकने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं हरिओम मैंने बताया तो जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि मैं स्पिरिचुअल और धार्मिक हूँ। मैं स्पिरिचुअल धार्मिक हूँ। मेरे हाथ में कलावा बना है, मैं रुद्राक्ष की माला पहना हूँ, मैं रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं पूजा करता हूँ, लेकिन व्यापार भी करता हूँ। पक्के व्यापारी हैं आप। अग्रवाल हूँ भाई, अग्रवाल। हमारे ब्लड में बिजनेस है। हमें हमें और मेरे दादा परदादा सब बिजनेस में ही थे। ओके। मेरे चाचा ताऊ सब बिजनेस में ही हैं। सो कंसर्न ये है कि ये ही केवल नहीं है, बट हाँ ये एक वास्ट फील्ड है। और अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, सिर्फ उल्लू का जो तासीर जिसे बोलेंगे आप, अगर उस तासीर को आप निकाल दें, या हरिओम की तासीर, तासीर का मतलब उल्लू इज ए एडल्ट है एंड हरिओम इज ए स्पिरिचुअल ऐप। ये तासीर है उसकी। ये तासीर को अगर हम अलग कर दें तो ये एक ऐप्स हैं, दोनों अपनी जगह एक एप्लीकेशन है जिस पे वर्किंग होती है। वो उस वक्त का मार्केट था, और हरिओम जैसा कोई ऐप नहीं है, और उस वक्त उल्लू जैसा कोई ऐप नहीं था। करेक्ट है। आज उल्लू जैसे मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है, और मेरे जो संज्ञान में चुटुर पुटुर 365 ऐप है, बिल्कुल बट हरिओम जैसा कोई आज की तारीख में कोई ऐप नहीं। तो मैं फोकस वो करता हूं कि, या मैं उस चीज पे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता हूं जो चीज मार्केट में नहीं है और उसको लाना चाहिए। आपकी कैसी बॉन्डिंग चल रही है अभी, कैसी जोड़ी चल रही है भजन सम्राट जिन्हें कहा जाता है, कन्हैया मित्तल के साथ? हाँ जी, कन्हैया मित्तल जी आए, उन्होंने हमारा समझा सुना अभी। और भक्त भागवत जी अभी कल परसों हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी नहीं, भक्त भागवत है, 6 साल का बच्चा वही है। मैं सोचूं। नहीं 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 नहीं, जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। मतलब आपका है फोकस कि आरएसएस भी पूरा। आए? नहीं, मैं पॉलिटिकली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं जाना नहीं चाहता, मैं ठीक, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मेरा, और ना मेरा कोई वो है कि मैंने हरिओम ऐप इसलिए खोला क्योंकि मैं स्पिरिचुअल होता हूँ, मैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वो वाला चक्कर हो, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी दूर दूर तक नहीं है मेरा। और मैंने हरिओम ऐप बनाया सिर्फ इसलिए ऐसे ये, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा है कि ऐसा एप्लीकेशन की इंडिया में ज़रूरत है। नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनली भी ज़रूरत है। लोगों के पास
जो इंटरनेशनली एनआरआईज हैं जिनके माँ बाप हैं उनको ये कंटेंट वहाँ देखने को नहीं मिलता। हमने कई लोगों से टाई अप करने की कोशिश करी, कई ओटीटी प्लेयर से कोशिश करी, उन्होंने हरिओम लेने से मना कर दिया, अवेलेबल ही नहीं है। लोग अपने में, क्योंकि उनके पास एक फुटफॉल है 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन का, तो हमने कहा कि भाई एक चैनल हमारा भी इनबिल्ट कर लो जिससे लोगों को आप दिखाओ। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ इसका वॉल्यूम ही नहीं है। बट हर कंट्री में हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, बिल्कुल। उनके मम्मी पापा हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, तो उनको बहुत सी ये चीज़ें जो है ना लुभावती हैं कि हम रामायण देख सकें, हम लक्ष्मी जी पे शो देख सकें, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपने तो बहुत जैसे कहा जाता है ना कि अभी तक जिनको सिर्फ लोकल देवता माना जाता था उनको भी, जैसे चेटी चंद जी की कभी बातचीत नहीं होती थी, खाटू श्याम अब ज़्यादा जी, पॉपुलर हो जी, रहे हैं, जी, उनको जी, लेकर जी। भी आपने शोज बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शोज़ बनाए नहीं, हम एआई पे फिल्म बना रहे एआई हैं। पे फिल्म बना रहे हैं। हम लोग सालासर बालाजी पे बना रहे हैं, हम हाँ, लोग करेक्ट। जगन्नाथ पुरी जी पे बना रहे हैं। मैं इनफैक्ट कल पुरी जा भी रहा हूँ, तो हम लोगों ने वहाँ के जो जगन्नाथ पुरी जी के जो मेन ट्रस्टी हैं उनको हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिख करके भेजी है कि वो अप्रूव करें। साउथ के देवता भी कवर किए जाएंगे? मैंने तिरुपति बालाजी पे एक 52 एपिसोड्स के शो बनाए हैं, ओके। और वो शो स्टार में भी अवेलेबल है और हरिओम ऐप, Amazon MX प्लेयर और Amazon प्राइम वीडियोज़ में अवेलेबल है। ओके। तो ये हमारा एपीआई इंटीग्रेशन है, और इसके साथ साथ हमने वेब्स के साथ टाई अप किया है ओके। जो दूरदर्शन का है। दूरदर्शन वेब्स ओटीटी। जी, अभी हम लोग बीएसएनएल में भी ट्राई कर रहे हैं, ओके। और भी 2-3 चैनल्स हैं। बट टीवी में हमने अपने शोज़ ईटीवी को दिए हैं, हमने अपने शोज़ स्टार को दिए हैं, स्टार भारत को दिए हैं, मतलब स्टार पूरे विंग को दिए हैं, हाँ, और वो कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमारे वो सारे शोज़ जितने भी हमने स्पिरिचुअल बनाए लाइव शूट पर, अब हम सारे शोज़ एआई पे बना रहे हैं, ओके। क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ दिखते हैं। Larger than life। अभी मैंने 3-4 दिन पहले द्रोणाचार्य जी का भी एक द्रोणाचार्य मैंने देखा। ट्रेलर रिलीज़ किया है। परशुराम की बड़ी चर्चा हुई थी। जी, परशुराम मैंने, सर परशुराम इज़ द टर्निंग पॉइंट, करेक्ट आपने उठाया बात। परशुराम जी मैंने 11 लैंग्वेजेस में सेल किया है। मेरे पास ऑफिस में आकर के कोई ऐसा, मतलब ये मेरा एक हाइप था, मेरा एक किक था कि मेरे ऑफिस में आकर के जी, कलर्स, स्टार, जियो के लोग आके बैठें, मुझसे मिलें, मुझसे कंटेंट मांगने की डिमांड करें। ओके। वो जो किक मिली वो सिर्फ परशुराम जी पे मिली। मतलब लोगों ने लिटरली रिक्वेस्ट करी है कि विभू जी प्लीज़ हमको दे दीजिए। मतलब ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ डायरेक्टली फेस नहीं होता था, मैं नाम गलत ले रहा हूँ, मतलब मेरे लोगों से। हाँ, तो वो आकर मुझसे ऑफिस में कहते थे कि सर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, सर प्लीज़ इनको दे देते हैं सर। सर वो कह रहे हैं सर हमको इस लैंग्वेज में, तो मैंने उड़िया में दिया, इवन बाहर की भी कंट्रीज़ में मैंने इसको दिया। वहाँ से मुझे समझ में आया कि इस पर्टिकुलर कंटेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है, मार्केट अब बड़ा है। और कोई नहीं है। जितने भी हैं, अगर आप देखें लेजेंड ऑफ हनुमान या अभी कुरुक्षेत्र बना, वो उनमें से एक है। उनमें से मतलब पूरे एप्लीकेशन में एक उनका एक पार्ट है, बट 100% डिवोटेड एप्लीकेशन कोई नहीं। अच्छा, हरिओम पर एक मेरा सवाल है कि क्या कोई, जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, क्या इनके भी जो सत्संग है ये आपके चैनल पे आएंगे अगर वो एक फीस पे करें? सर ऐसा कोई हमने प्लान? असल में सोचा नहीं है कि वो फ़ी पे करें या कोई ऐसा दें। हम लोगों ने शुरू में सोचा था, बट क्या हो रहा था कि हम अपने जो हमारा कंटेंट से हम भटक रहे थे उस वक़्त। तो हमने सोचा था, देखिए दिमाग में चीज़ें आती, मैं ये नहीं बोलूँगा झूठ कि नहीं नहीं सर हमने तो नहीं सोचा था, हमें तो पैसे मिल रहे, ये वो है। हमने रामलीला जो मैदानों में होती है ना, और जो शोज़ होते हैं स्पिरिचुअल शोज़ मतलब जैसे राजाधिराज, राजा धीराज बड़ा फेमस। इस तरीके के शोज़ हमने सोचे थे कि ये इसका स्टेज शो हमारे एप्लीकेशन पे लाइव, ओके। जो लोग नहीं, जैसे लखनऊ में कोई बैठा है, अब राजाधिराज लखनऊ में नहीं है, राजाधिराज या तो दिल्ली में हुआ या दुबई में हुआ
या बम्बई में हुआ, या चेन्नई में हुआ, या कलकत्ता में हुआ, या और कहीं हुआ, करेक्ट है। बट लखनऊ में नहीं हुआ। तो बिल्कुल। लखनऊ वाला कैसे देखे? वो अपने ऐप पे देख सकता है मेरे राम, ओके, आशुतोष राणा जी का बिल्कुल। सुपर हिट शो। उसको तो इसमें जियो सेंटर में जगह ही नहीं मिली। एनएमसीसी में। जब वो सुपर हिट होने लगा, हाँ। उसके बाद वो वहां पहुंचा। हाँ। उसके बाद उसको पहले हम लोग देख आए थे, कोई बैंड्रा, मैं खुद गया था बैंड्रा में, एक कोई क्रिश्चियंस वो है ऑडिटोरियम है, मैं गया था, तो वो फील ही नहीं आया क्योंकि मैं एनएम क्या आपने बताया, एनएमसीसी। एनएमसीसी। हाँ, सो एनएमसीसी में जो है वो वहाँ का जो एक फील है, जो जो उन्होंने बनाया हुआ है, अरे बहुत वो खतरनाक। एक ऐसा लगता है कि आप यूएस में बैठे हो, वहाँ आप थिएटर देख रहे हो, और उसके बाद आप कहीं और जाते हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। बट वो इतना बेहतरीन शो था, है मतलब कि वो मंत्रमुग्ध कर लेता है। अतरंगी ऐप की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप छोड़ेंगे, कुछ नहीं लग रहा है। अब आपने जैसे नहीं छोड़ा वैसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने भी कोई सेक्टर नहीं छोड़ा है। आप मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके अंबानी जी के पास पहुंचने ही वाले अरे हैं। सर नाराज हो जाएंगे वो। मत नाम लो भाई। मुलाकात हुई कभी उनसे? मेरी इच्छा बहुत है। अच्छा, मैं उनको मतलब धीरू भाई अंबानी जी को मेंटर मानता हूँ अपना, मतलब मैं, आप जो कह रहे थे, फॉलो करता हूँ। मैंने कुछ लोगों को किया, जैसे मैं एक उनको करता था, एक सुब्रतो राय जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था जब आपके उनकी लखनऊ से ही थे? जी, वो गोरखपुर से थे, गोरखपुर, लेकिन बाद में वो लखनऊ साम्राज्य सेटल हो में गए। लखनऊ यस में यस बसाया। यस, उनकी डेथ यहीं पे हुई ये कोकिला बहन अस्पताल में। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत, मतलब मैं पर्सनली बहुत ही उस दिन बड़ा डिप्रेस हो गया कि उस इंसान ने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने उनकी तरक्की भी देखी है और उनका पतन भी देखा पतन है। भी देखा है। तो मुकेश जी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मतलब मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि मैं जाऊँ, अगर कभी मिलेंगे तो मैं हाथ मिलाने से पहले उनके पैर छूऊंगा। ओके। और किस किस को फॉलो करते हैं अगर आप बिजनेस दुनिया में देखें तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को करता हूँ, बस कुछ लोग हैं, और मैं इंडियंस में ही मेरा ज़्यादा है इनको, कि जैसे मुकेश जी हो गए, धीरू भाई जी को तो मैं बहुत छोटा था जब उनकी, मतलब छोटा क्या, जब उनका ऑलरेडी जब एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, बट जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया वो एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी स्टोरी है। अतरंगी ऐप पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले जिस तरीके से वो उल्लू से अलग था, लेकिन अब वो धीरे धीरे उल्लू बनता जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। अतरंगी में बेसिकली मैं तो बोर्ड में हूँ भी नहीं, और उसमें हमारी कंपनी पूरी चलाती है। उसके अंदर जो हमारी ईवीपी हैं, हमारे सीईओ हैं मिस्टर अविनाश दुगर, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा बनता जा रहा है। और जैसा मिनिस्ट्री से जो कह लीजिए जो नॉर्म्स हैं, और जिस तरीके से उसमें वर्किंग है, हम लोग उस दायरे में हम लोग रहते हैं। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोग उसके बाहर हैं या उल्लू बनता जा रहा है या उल्लू जैसा हम लोगों ने बनाया है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि उल्लू भी जो रेगुलेशंस थे, हम लोग ईयरली जो मीटिंग्स होती थी आफ्टर 2021 में जब इसका बोर्ड बना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तरफ से, फ्रॉम डे वन हम लोग 24 एप्लीकेशन थे इंक्लूडिंग यशराज। यशराज ने ऐप नहीं खोला था, बट एक संस्था थी IAMAI, उस संस्था से हम लोग डे वन से उल्लू जुड़ा था। ओके। और वो संस्था का काम क्या था कि वो ब्रॉडकास्टिंग से हमारी बात को, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हमारी बात को रखना। ओके। तो हमने डे वन से उस पर उनकी सारी मीटिंग्स फॉलो करी। हम उसके मेंबर थे। हम सेंट्रल मिनिस्ट्री में जा करके हम लोग की प्रेजेंटेशन होती थी, सब लोग आते थे, फ्रॉम नेटफ्लिक्स से लेकर के सब कोई आता था वहाँ पर। सारे लोग वहाँ होते थे, सबके कोई सीईओ होता था, कोई लीगल हेड होता था, कोई वीपी होता था, मतलब कोई ना कोई वहाँ अवेलेबल होता था। हम लोग की वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज जो होते थे उनसे भी बात होती थी। वो लोग पर्सनली तौर पे भी उस मीटिंग्स में बोलते थे कि भाई ये आप लोग गलत, बहुत लोगों की बातें होती थी जो इंटरनल होती थी,
जिसमें बड़े बड़े चैनल्स को टोका जाता था, भाई आप ये गलत कर रहे हैं। बहुत सी फिल्में आई जिसमें बहुत बवाल हुआ, बिल्कुल। अमेजॉन की मूवीज़ भी आई और भी कई बवाल हुए जिसमें धर्म को लेकर के या किसी कोई ऐसी बात कही गई जो लोगों को मेंटली डिस्टर्ब किया, तो उस पर भी बहुत चर्चाएं हुई। हम लोग मीटिंग में जाते थे। लेकिन मूवीज में तो ये होता था कि सेंसर बोर्ड पूरी मूवी देखता था, 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की जी। मूवी आराम से देखी। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज को पूरा पूरा देखना बड़ा मुश्किल होता था, और जब तक रेगुलेशंस नहीं बने थे तब तक तो आपने प्लेटफॉर्म का बड़ा अच्छा खासा दायरा ले लिया था। अश्लील कंटेंट की भी बातचीत खूब उठी थी, हम लोग मीडिया वालों ने खुद इस बात पर सवाल उठाए थे। जी। अच्छा खासा सास ससुर के रिलेशंस हो, चाहे देवर और भाभी, इन सब के जो रिलेशंस जो थे, इन पे बड़े सवाल उठे। जिस देखिए तरीके क्या, से पिक्चराइज किए जा रहे थे हाँ, तो आपके ऐप पे। नॉट हमारे ऐप पे सर, अगर आप मिर्ज़ापुर के ऐप पे जाइए तो हाँ, बिल्कुल। मिर्ज़ापुर पिक्चर में भी ऐसा ही है। आप और भी, अगर मैं एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब हमारे सब हम लोग बिज़नेस में एक ही जगह उठते बैठते हैं, तो आज भी आप किसी भी ऐप पे चले जाइए, ये जो बैन लगा उसके बाद भी अगर आप जाके देखिए तो पूरी की पूरी न्यूडिटी है। तो आपको क्या लगता है कि बड़े जो हाथी हैं वो बच गए हैं? मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि वो बच गए या वो फंस गए। अच्छा है भाई, किसी का कुछ चल रहा है तो मैं क्यों कंकड़ पत्थर मारूं किसी को। बट कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो सास बहू या इस तरीके की स्टोरीज डाली जाती थी वो केवल और केवल, क्योंकि होता क्या है कि वो फोकस केवल उल्लू पे होता है, कि इस तरीके का इसमें भी है। क्योंकि उल्लू उस चीज़ के लिए बदनाम हो चुका था कि बदनाम का है, हाँ, मशहूर का है। अब तो एलजीबीटी वाला भी पूरा उसमें डाल दिया गया तड़का। तो वही कहने का मतलब है। तो क्या एलजीबीटी नहीं है, क्या सास बहू नहीं है, क्या न्यूडिटी नहीं है, किस एप्लीकेशन में आज की तारीख में नहीं है? हम नहीं है, हाँ। हम नहीं है। लेकिन आज क्या किसी में नहीं है जो हिंदुस्तान में? तो बाकी एप्लीकेशंस तो चल ही रहे हैं, हो ही रहा है उसके अंदर। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि आप बदनाम हुए या मशहूर हुए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या है कि वो एक नाम दे दिया गया कि ये मेरा तो उसमें सर ये कथन है कि मुझसे, मैं आपको दो जवाब दूंगा, आप उसको चाहे रखिएगा चाहे हटा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। कि मुझसे लखनऊ में एक पत्रकार महोदय मिले, क्योंकि मेरा बिजनेस लिंक पेपर है तो मुझसे पत्रकार लोग काफ़ी मिलते रहते हैं वहाँ पर, और मेरा घर भी है। तो मुझसे किसी ने बोला, अरे भाई साहब आपने उल्लू के साथ साथ हरिओम खोल दिया। मैंने कहा, जो रात में नॉनवेज खाता है या शराब पीता है वो सुबह शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता क्या? ये कौन सी बात हुई कि मतलब हम अगर उल्लू खोल रहे हैं तो हम क्या हरिओम नहीं खोल सकते? अभी आपका बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं? सो अभी तो हम लोग देखिए, जैसे हम लोग अभी एआई पे फोकस्ड। अतरंगी पे भी हम लोग शोज़ ला रहे हैं, जैसे भी आपने बोला, तो हम विक्रम बेताल ला रहे हैं। ओके, जो हम बचपन में देखते थे। जी जी, बट अभी हम लोगों ने उसको फ्यूजन कर दिया, विक्रम बेताल एंड सिंहासन बत्तीसी, इन दोनों की स्टोरीज़ को मिक्स कर दिया। बेताल को डबल रोल में दिखा दिया। विक्रम जो है वो उठा करके बेताल को जो नहीं ला पाता था, कि तू बोला और मैं उड़ा, तो वो जो बेताल था वो उसको ले आता है, और वही जो आदमी उसका भक्षक था वही रक्षक हो जाता है। तो इस तरीके की हम लोग स्टोरीज़ बना रहे हैं। हम लोग टार्जन बना रहे हैं। तो एआई में तो आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ सोचेंगे तभी आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें एआई, अली बाबा 40 चोर बना रहे हैं, और कुछ फैंटेसी स्टोरीज़ बना रहे हैं। जैसे हमारा एक शो बना था, बहुत हिट हुआ था वो, अतरंगी में, बाघिन। सो बाघिन पे भी इस तरीके का, नॉट एग्जैक्टली बाघिन, बट बाघिन इज़ ए कन्वर्जन of the lady in a बाघ, in a tigress form. So वो उस तरीके के कुछ हम फैंटेसी शोज बना रहे हैं जो थोड़े वुमेन ओरिएंटेड हो। सो वो हमने वुमेन सेंट्रिक हमने शोज प्लान किए हैं जो हम लोग एआई पे बना रहे हैं। और जैसा मैंने हरिओम पे भी बताया कि हरिओम की भी जो लाइब्रेरी है वो भी हमारी इसी उस पर है कि हम लोग खाटू श्याम जी पे बना रहे हैं, सालासर बालाजी पे बना रहे हैं, अग्रसेन जी पे हमारे अग्रवाल समाज वालों ने हमसे बोला उस पे बना रहे हैं। अभी एक झूलेलाल जी की एक समिति है एमपी में, उन्होंने हमें संपर्क किया कि सर आपने 24 एपिसोड का ये शो बनाया है, ये बहुत फैला हुआ है, क्योंकि हमने टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, तो आप जो है वो इसको जो है थोड़ा सा कंसाइज करके 2 घंटे में हमको फिल्म बना के दीजिए। तो उन्होंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट भेजी, तो वो हमें एआई पे चाहिए, तो हम उनके लिए भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सी मूवीज़ हैं जो हम लोग
सोशोमाइथोम बना रहे हैं, जैसे सत्यनारायण कथा अच्छा। जी पे बना रहे हैं हम लोग। और एक राधा कृष्ण रुक्मणी जी के पे एक शो बना रहे हैं, उसका नाम है वो किसना है। तो वो मैंने राजाधिराज जब मैं देख कर आया था तो उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गया था। ओके। तो मैंने ये शो बनाया, बाकायदा स्क्रिप्ट वगैरह हो गई है, लिख लिया गया है। तो बहुत ही अलग अलग अष्ट सिद्धि हनुमान जी पे हम बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सारे शोज़ हैं जो ये सारे सब एआई पे हैं, जितने भी मैंने सारे नाम अभी एआई लिए, शोज सब हैं। सब सब सब। सर क्या होता है कि आप प्लीज़ इसको इसको आप प्लीज़ दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि करेक्ट मैं आपसे करेक्ट, जो आप ये बताइए। बात बोलना चाहता हूँ ना, हम्म ये टोटल आज के कॉन्वर्सेशन का सार है। हम्म। सर उल्लू के अंदर हम्म हिंदुस्तान में कौन ऐसा आदमी नहीं जानता था कि यहाँ पर शराब मिलती है। जब बाहर लिखा हुआ है ये बार है, हम्म पहले से लिखा हुआ है, हम्म और हम आपसे 100% पैसा लेकर, हम फ्री में नहीं बांट रहे, इट्स नॉट अ भंडारा। भंडारे में तो हम बुला करके लोगों को खाना खिलाते हैं ना, जी जी। वो फ्री होता है। तो ये भंडारा नहीं था, ये लिखा था इट्स अ बार। हम्म अब उस बार के अंदर जब आप आओगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, यूपीआई को स्वाइप करोगे। 18 साल से पहले या 18 साल तक से पहले किसी भी बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं खुलता है, करेक्ट। और अगर वो खुलता है तो अंडर गार्जियनशिप होता है। करेक्ट है। तो वो पैसा कैसे लगा सकता है? हम्म दैट इज़ द फर्स्ट केवाईसी हम्म जो कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, जब आपको पता है कि यहां पर शराब ही मिलेगी हम्म तो शराब ही मिलेगी ना। हम्म बट कोई ऐसा एप्लीकेशन आज की तारीख में ये बोलता है कि शराब मिलेगी? वो तो कहता है मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। करेक्ट है। यहाँ वेज भी है, यहाँ नॉन वेज भी है, यहाँ रशियन भी है, यहाँ कॉन्टिनेंटल भी है, यहाँ इंडियन भी है, यहाँ साउथ इंडियन भी है, और यहाँ पर हमने शराब भी पिलाई है। तो जो आपका कहना था कि आप इसके लिए मशहूर हैं और आप इसके लिए बदनाम हैं, क्योंकि हमने बैनर लगा करके माल को बता करके कि भैया अंदर आओगे ना तो तुमको कच्ची भी मिलेगी, तुमको विस्की भी मिलेगी, तुमको सिंगल मॉल्ट भी मिलेगा। आपका जवाब एकदम ठीक है, लेकिन इस पे एक सवाल ये उठ जाता है कि अग्रवाल जी, जब सोशल मीडिया पर जब आपके शोज़ के जब क्लिप्स वायरल होते हैं, वो जब बच्चों तक पहुंचते हैं, वो नुकसानदायक हो जाते हैं समाज के लिए। होते हैं या हुए हैं? करेक्ट है। मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। नेटफ्लिक्स के भी होते हैं, Z5 के भी होते हैं, और वो वही Alt क्लिप्स बालाजी वायरल के भी होते हैं हाँ जो सीन पर व्यूज आते हैं। करेक्ट है। और वो 1 से 1.5 मिनट का सीन होता है जो पूरी 5-6 घंटे की वेब सीरीज को हिट कर देता है। करेक्ट। तो सर ये एक साइबर सिक्योरिटी का एक आंसर है जो जो पूरी दुनिया इसमें परेशान है। ओके। हम अकेले उसके, हमको आप केवल कटघरे में ना खड़ा करें। ये ऐसा नहीं है दिस इज ओनली एंड ओनली मेरे ही होते हैं, सबके होते हैं। मतलब सबके, मतलब वो कहाँ तक जाते हैं मैं बोल नहीं सकता अभी, जी जी जी। क्योंकि हम लोग उस फील्ड में हैं इसलिए हमको पता है। हम्म, और आज से नहीं, जब टीवी था, जब वीसीआर था, जब कैसेट्स थे, वो भी वायरल होते थे नंबर 2 की मार्केट में। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, आपके पास कोई एक बड़ा सेलेब कोई आया जो एक वक्त तक अच्छे तरीके से उसका नाम चला, स्टार था, लेकिन जब उसके पास काम की कमी हुई था आपके पास फ़ोन किया कि विभू जी अपने ऐप पे काम दे दीजिए? हाँ, मेरे को फ़ोन पे तो नहीं आया, बट मुझे मेरे टीम से उन्होंने मुझे संपर्क करने की कोशिश करी, मुझे इंस्टा पे भी मैसेज डाले, तो हम लोगों ने कनेक्ट भी किया, उन लोगों से बात भी करी। कुछ लोगों को जो भी काम हो सकता था वो दिया भी गया, और उन्होंने किया भी। आज वो मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, जबकि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ना इतने मैं ड्रिंक, व्यापार है, आप कैसे पार्टी बजाएंगे? नहीं बात उसकी नहीं होती है, होता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं टबैको नहीं खाता, मैं पान मसाला नहीं खाता।
सो मेरे पास ये इस चीज़ का समय ही नहीं है, इन सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं। तो मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, क्योंकि पार्टी में जाने का मतलब आपको ग्लास होल्ड करना पड़ेगा, और वो बड़ा बोरियत वाला काम होता है। सीरियस। क्योंकि शराब पीने के बाद बहुत सी बातें बाहर निकलती हैं लोगों की, फिर वो बातें किसी लेवल पे चली जाती हैं और आप मूर्खाधिराज दिखते हैं वहाँ पर। तो इट्स बेटर कि जाओ ही मत। जाओ ही मत। हाँ, जहाँ पर डिसेंट मीटिंग्स होती हैं तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, मैं अपने आप को वहाँ पर वो करता हूँ। बट मेरा कहीं भी, मैं किसी भी उसमें नहीं जाता हूँ, मैं किसी भी एक्टर से नहीं मिलता हूँ। मैं ज़रूर उनको इंस्टा पे या कहीं पे रिप्लाई दे देता हूँ, ये नंबर है, आप इनसे संपर्क करिए, मैं आपके लिए कह देता हूँ। और मैंने कह दिया है। उनको काम मिलने के बाद उन्होंने कई बार हमारी टीम से बोला, अरे हम सर से मिलना चाहते हैं, अरे हम सर, अरे उन्होंने हमारे लिए किया है। बट मैं ऐसा, जैसा आपको मैंने बताया कि मैं कभी भी अपफ्रंट रहने की कोशिश नहीं करता। ऐसे कुछ लोग थे कि जिनको थोड़ा ऐसा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि यार अगर हम इस ऐप पे काम कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से स्क्रिप्ट अच्छे से समझाई गई तो वो मान गए? जैसे रानी चटर्जी, भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस, सफक नाज, करणवीर बोहरा जैसे नाम जो हैं टीवी के बड़े अच्छे खासे नाम हैं। वो लोगों ने काम किया, कोई उसमें ऐसा वो नहीं था। मतलब अब मैं आपसे बोलूं कि अभी अरुण गोविल जी हमसे जुड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ हरिओम। ही नोज उल्लू, कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ उल्लू। मेरे साथ अभी दीपिका जी से बात चल रही थी। अभी मैंने कुछ एक्टर्स को और जोड़ा है इसके अंदर, जैसे भाग्यश्री जी को मैं जोड़ रहा हूँ अच्छा। तो हरिओम ऐप में। आपकी सुधा चंद्रन है, वो अभी आ गई। तो ऐसे कुछ लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ अपने एप्लीकेशन में हरिओम को लेकर के, कि एज ए एडवाइजरी बोर्ड हमने एक बनाया है। अच्छा। तो इस तरीके से कि वो लोग आएँ, अपनी बातें कहें, अपनी बातें रखें, हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेकर के। तो उसमें भी सबको पता है सर, ये छुपता नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। कोई भी विभू अग्रवाल टाइप करेगा तो सबसे पहले नाम आएगा, और विकिपीडिया में सब लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँ नहीं 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 सर, वो तो मेरा कज़न भाई था, या मुझे नहीं पता कोई दूसरा था, तो वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारे एआई बेस्ड ही रहेंगे आपके अभी आने वाले शोज? हाँ जी, 99.9% मेरे एआई रहेंगे। लेकिन अगर मेरे को कोई चैनल से मिलता है कि सॉरी, अगर आप इसको बनाइए लाइव शूट पे, तो बना के दे देंगे। जैसे हमें कुछ शोज़ मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो शोज़ हम लोग हमें एक शो मिल रहा है एक बड़े चैनल से, इट्स अ डिजिटल चैनल। तो वो उसने बोला है कि ये शो आप हमें लाइव पे शूट करके दीजिए। बट उनको उसी के साथ साथ विक्रम बेताल हमने दिखाया, तो उनको विक्रम बेताल एआई में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एआई में क्या होता है सर, वीएफएक्स एक बहुत हाई लेवल का आ जाता है। इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। शक्तिमान टाइप के कोई सीरियल्स आएंगे जो बच्चों को कनेक्ट करें? मैंने एक छोटे कृष्णा इसमें लाया हूँ बच्चों में, जिसमें कृष्ण, एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है और कूड़े की एक गाड़ी जा रही है जिसमें से एक मूर्ति गिर जाती है, और वो कृष्ण भगवान जी की होती है। वो घर लेके आते हैं, उनको बड़ा उनसे स्नेह हो जाता है, उनको धोते हैं, साफ़ करते हैं, उसको अपने वाटर कलर से उसको पेंट करते हैं और अपनी पढ़ने वाली स्टडी टेबल पे रख लेते हैं। वो कृष्णा उनको दिखने लग जाते हैं, और वो कृष्णा उनको ज़िंदगी का सार समझाते हैं गीता के उपदेशों के माध्यम से। ओके, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि ये जनता का भी सवाल रहेगा कि उल्लू, अतरंगी पे जिस तरीके के शोज जो चलते हैं, अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि बार है, कभी मन में मलाल आता है रात को सोते वक्त किस चीज़ का? कि मैंने इस तरीके का कंटेंट बनाया? क्यों आएगा? मैंने इस तरह का कंटेंट बनाया वाली बात, जो आपका कहना है, मैंने जो भी चीज़ बनाई वो गवर्नमेंट के अधिनियम के अंतर्गत बनाई। जब सरकार को लगा ये उस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसने बंद कर दिया। ठीक, वो मैंने स्वीकार किया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, यहाँ करो, वहाँ करो, मैं नहीं गया। गवर्नमेंट ने बोला बंद करना है, भाई ये नहीं चल सकता, इसके बाद ये नहीं चलेगा। जब तक चला, हम कोई धारावी में कहीं कोने में बैठ के धंधा नहीं कर रहे थे। खुले तौर पे थे, सार्वजनिक थे। सर सबको पता था, ऑफिस है मेरा कितना बड़ा, हम लोग का जीएसटी फाइल होता है, हमारा इनकम टैक्स फाइल होता है, हमारे साथ टीम लगी होती है। हम अभी आपने बताया ना, छोटे छोटे कंटेंट वायरल होते हैं, नाम फेमस है, मशहूर है कि बदनाम है, सबको पता है ना। हम हाफ ईयरली और ईयरली मीटिंग्स अटेंड करते थे ब्रॉडकास्टिंग की और IAMAI की।
हम मार्केट में थे, हमें सब जानते थे, लेकिन वो अधिनियम के अंतर्गत था। अंतर्गत। जिस दिन अधिनियम के अंतर्गत सरकार को लगा कि नहीं है, हमने वो उसने बंद कर दिया, तो हम शांति से बैठ गए। ठीक है भाई, बंद कर दिया भाई, इंडिया में नहीं आएगा ना। जैसे हमसे किसी ने पूछा है, अरे भाई साहब वो बंद हो गया, हमने कोई बात नहीं, 200 कंट्री में चल रहा था, अब 199 कंट्री में चलेगा। लेकिन चल रहा है। ओके। वहां की सरकार बोलेगी बंद कर दो, तो वो भी बंद कर देंगे। कहा जाए तो धंधा चल रहा है, भले ही भारत में नहीं चल रहा है। सर हमारा धंधा चल रहा है और हमारा भी इंटरनेशनली कोलैबोरेशन भी हो रहा है। काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को सराहाया है और इंटरनेशनली कई कंपनीज हमने अब शुरू में बोला सिंडिकेट हो रही हैं। सिंडिकेट हो रहा है। जी, तो उसमें कई कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हैं जिसमें वो सिंडिकेट होना चाहती हैं, या हमारा ये भी एक चल रहा है कि हम उनको कुछ शेयर्स वगैरह दे करके, क्योंकि अब इंडिया में कुछ है नहीं, तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ जीएसटी और समथिंग लाइक दैट।